ऑनलाइन पठन पाठन के क्रम में बिपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज के द्वारा चलाई जा रही कक्षाओं में जो बच्चे जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं, उन सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद और उनका बहुत बहुत स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि इस वैश्विक महामारी के चलते विद्यालयीय पठन पाठन लगातार बंद चल रहे हैं। ऐसे में हम कई दौर में आपको ये बात समझाने का प्रयास किए हैं कि आप स्वाध्याय को आधार बना करके पठन पाठन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वाध्याय को एक यज्ञ बताया है। स्वाध्याय में बहुत बड़ी ताकत होती है। सहारा आप पुस्तक का लीजिए, सहारा आप शिक्षकों का लीजिए, सहारा आप ट्यूशन या कोचिंग का लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी कर्मठता और सबसे बड़ा पुरुषार्थ आपके स्वाध्याय में है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। अर्थात स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। इसलिए आप सब बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को भी सुने, समझें और इसके आधार पर पुस्तक को भी पढ़ें। आज हम आप सबको पुनः कक्षा 10 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान की ओर ले चलूंगा। सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र जिसको कहते हैं, इस खंड का हम अध्ययन कराएंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको सत्ता में साझेदारी या सत्ता का बंटवारा इस शीर्षक पर तमाम बातें बताई थी, समझाया था। बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण भी दिया था। और आज हम संघवाद की बात करेंगे। आप सबको आज हम संघवाद की सैर कराएंगे, संघवाद से परिचय कराएंगे। देखें, जैसा कि हमने लिखा है, दूसरा अध्याय है संघवाद। अब ये संघवाद है क्या, संघ है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं वर्तमान समय में संपूर्ण दुनिया में दिखाई पड़ती हैं। एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी होती है संघीय शासन व्यवस्था। तो देखिए, जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें निरंकुश होने का एक खतरा बना रहता है। इसमें हिटलरशाही की पूरी संभावना होती है। सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति या एक इकाई होती है, जिसमें संपूर्ण शक्तियां निहित होती हैं। तो वर्तमान समय में यह व्यवस्था रुचिकर नहीं है, आम नहीं है, सामान्य नहीं है। किंचित देशों में हो सकता है व्यवस्थाएं चल रही हों। और एक होता है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में तमाम राष्ट्र या तमाम प्रदेश, इसमें भी संघीय शासन व्यवस्था में भी दो प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अनेक विशाल राष्ट्र या देश जो स्वतंत्र होते हैं, आपस में एक होकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं। उनमें अपनी मौलिकता रहती है, अपनी अलग पहचान रहती है, अपनी क्षेत्रीयता रहती है, किंतु वे सब मिल करके एक संघीय ढांचे का निर्माण करते हैं।
तो ऐसी व्यवस्था वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको दिखाई पड़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर के एक राष्ट्र की स्थापना करते हैं। ऐसी व्यवस्था में प्रदेशों के पास अपनी सत्ता होती है, अपनी हैसियत होती है, उनके अपने निर्णय होते हैं। और एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसमें कोई विशाल राष्ट्र होता है, जिसमें विविधताएं होती हैं, अनेकताएं होती हैं, और ऐसे विविधताओं क्षेत्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, आहार विहार की दृष्टि से, वेशभूषा की दृष्टि से ऐसे विविध क्षेत्र या प्रदेश एक होकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इसमें जो सत्ता होती है वो ऊर्ध्वाधर बटी होती है। जैसा कि पिछले अध्याय में सत्ता की हिस्सेदारी में हमने आपको समझाया था कि सत्ता का एक क्षैतिज विभाजन होता है, क्षैतिज समानांतर, और एक ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे विभाजन होता है। तो इसमें जो संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा रूप है जो हमारे देश में चलता है, जो हमारे देश के संविधान में लागू है, उसमें सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है, यह है केंद्र सरकार और एक होती है प्रदेश सरकार। और इसमें शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी होती हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार का होता है। जैसे वर्तमान समय में केंद्र सरकार के अधीन विदेशी मामले, रेलवे विभाग, प्रतिरक्षा विभाग, मुद्रा विभाग, ये सब केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और प्रदेश सरकार के लिए जो विषय दिए गए हैं उनमें कानून और व्यवस्था है, पुलिस विभाग है, वन विभाग है, शिक्षा है, हालांकि शिक्षा तो समवर्ती सूची में हो गया है। तो ये प्रदेश सरकार इस पर कानून बनाती है। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना दिए और दोनों के कानून आपस में टकरा गए, तो ऐसी दशा में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो बच्चों, जो दूसरा चैप्टर सामाजिक विज्ञान के राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र का है, उसमें संघवाद में आपको भारतीय संघ की विशेषताएं आपको समझाई गई हैं। यहाँ हम 2-3 विशेषताएं आपको और बताते हैं। एक तो इसमें ऊर्ध्वाधर, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। हाँ, उनके प्राधिकार क्षेत्र बटे रहते हैं, वो अपने अपने अधिकार में रह करके काम करती हैं। और तीसरा, केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकारें निर्भर नहीं होती हैं। राज्य सरकारों को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वे अपने प्रदेश की देखभाल करें, प्रदेश के विकास की दृष्टि से, प्रदेश के उत्थान की दृष्टि से वो नीतियां बनाएं, उसको लागू करें। उसमें केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरे, ऐसी संघीय व्यवस्था में यदि अधिकार क्षेत्र को लेकर के किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे स्थिति में हमारी जो न्यायपालिका होती है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच
अधिकारों को लेकर के या क्रियाकलाप को लेकर के, शासन संचालन को लेकर के यदि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति आती है तो इस विवाद को, इस असहज स्थिति को उच्च न्यायालय या अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवादों का निपटारा करता है और उसे सरकारों को मानना पड़ता है। चौथी विशेषता ये होती है संघीय शासन व्यवस्था की कि इसमें दोहरा उद्देश्य होता है। एक तो जो केंद्र सरकार होती है उसका ये आदर्श होता है कि संपूर्ण राष्ट्र में एकता बनी रहे, समता बनी रहे, राष्ट्र मजबूत रहे और संपूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में निरंतर प्रगति करता रहे। और दूसरा इसका एक उद्देश्य और छिपा रहता है कि जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, जो सामूहिक या सामुदायिक विविधताएं होती हैं, जो धार्मिक विविधताएं होती हैं या भाषागत विविधताएं होती हैं, सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, देश के अंदर वो क्षेत्र, वो समूह, वो समुदाय, वो संस्कृति भी पल्लवित और पुष्पित होती रहे। इसके लिए राज्य सरकारें अपना अपना क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से इकाई गठित करके, चुनाव करा करके, सरकार बना करके कार्य करती हैं। तो इससे एकता और विविधता दोनों में एक सुंदर सामंजस्य भी दिखाई देता है। तो अब हम आपको लगभग ये समझाने का प्रयास किए कि किस प्रकार से भारत में जो संघवाद है वो किस तरह से कार्य करता है। एक और इसमें आपको बात हम बताएंगे कि भारत में जब 1947 में आज़ादी मिल गई तो ऐसा लग रहा था कि भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा। 500 से अधिक छोटी छोटी रियासतें थी, राजा लोग शासन करते थे। कई प्रकार की 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती थी। तो बहुत बड़ी असहज स्थिति भारत के सामने आ गई। लेकिन फिर बहुत ही सोच समझ करके हमारे राजनेताओं ने तत्कालीन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की योजना बनाई और फिर धीरे धीरे भाषा के आधार पर 22 राज्य, फिर धीरे धीरे आज 29 राज्य बन गए। तो निश्चित रूप में यह विविधता, जो भाषागत विविधता थी, ये हमारे सामाजिक या प्रांतीय गठन में ये आधार स्तंभ के रूप में काम आए और उसी आधार पर आज हमारे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्य सरकारें भलीभांति निर्वाचित होकर के अपने राज्य में शासन व्यवस्थाएं चला रही हैं। जो डर लगता था इस विविधता को देख करके, वही विविधता आज हमारे देश के शासन और प्रशासन के लिए श्रृंगार और अलंकार बन करके हमें सजा रहे हैं, महका रहे हैं। पूरी दुनिया में हम अपनी शान, हम अपना मान उसी विविधता के आधार पर बनाए हुए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को देख करके फिर राजनीति विज्ञान कक्षा 10 के बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसी भी विद्यालय में पढ़ते हों, यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप राजनीति विज्ञान की पुस्तक का दूसरा पाठ खोलेंगे तो आपको निश्चित रूप में यह दिखाई पड़ेगा संघवाद पाठ। और संघवाद में जब आप पढ़ेंगे तो जो बातें मैंने व्याख्या के रूप में बताई हैं, ये बातें वहां आपको मिलेंगी। और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप फोन से भी संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।